मैं धीरज सक्सेना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में निकाह के आवश्यक तत्वों पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें हम आज निकाह की औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज़ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि निकाह में कुछ तत्व हैं जो उसे संविदा सदृश बनाते हैं और मुस्लिम विधि में निकाह की शुरुआत या निकाह का गठन संविदा के गठन की तरह ही होता है, जिसमें यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम एक पक्षकार की ओर से इजब या प्रस्ताव प्रपोजल रखा जाता है। जिस तरह संविदा में प्रस्ताव रखा जाता है, उसी तरह निकाह में जो प्रस्ताव रखा जाता है वह सामान्यतः पुरुष पक्षकार की ओर से रखा जाता है। जो दूसरे पक्षकार की उपस्थिति में अथवा उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में होना अनिवार्य होता है। वैसे तो कोई फॉर्मेट निकाह के प्रस्ताव का नहीं है, लेकिन उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और उसमें भविष्य के लिए कोई वचन या आश्वासन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अर्थात जो इजब या प्रस्ताव रखा गया है वह स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, वर्तमान में और स्थायी संबंध स्थापित करने का आशय रखते हुए वह प्रस्ताव या इजब किया जाना चाहिए। इसी तरह उस इजब या प्रस्ताव पर जब दूसरा पक्षकार जो सामान्यतः स्त्री होती है वह कबूल कर लेती है या स्वीकृति दे देती है, तो वह निकाह पूर्ण हो जाता है, अर्थात अस्तित्व में आ जाता है। संविदाई की तरह निकाह के प्रस्ताव पर जो स्वीकृति दी जाती है वह शर्त रहित होनी चाहिए। अगर शर्त रहित नहीं है, उसमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया गया है, तो वह एक्सेप्टेंस ना माना जाकर काउंटर प्रपोजल माना जाता है और फिर वह संविदा की तरह निकाह का गठन नहीं होता है। इसलिए निकाह के इजब में जो कबूल किया जाता है वह शर्त रहित होना अनिवार्य है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी उसे कबूल या स्वीकृत किया जा सकता है। प्रत्यक्ष तो सीधे हाँ बोल दिया जाए, कबूल है बोल दिया जाए, और अप्रत्यक्ष कृत्य माने जाते हैं, जैसे मेहर की मांग करना, बधाई स्वीकार करना या मेवाखोरी की मांग करना आदि जो कृत्य हैं
उनको हम अप्रत्यक्ष स्वीकृति कह सकते हैं। लेकिन ये जो ईजब और कबूल हैं, उनका एक मीटिंग में, एक बैठक में, एक सीटिंग में होना अनिवार्य माना गया है। अर्थात जब तक प्रस्ताव पर स्वीकृति न दे दी जाए, तब तक उस मीटिंग से दोनों में से कोई पक्षकार उठकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि समुदाय की तरह निकाह भी ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोनिकली भी संभव है। लेकिन जब ऑनलाइन हो रहा हो तो उसमें वॉइस क्लियरेंस और प्रेजेंस क्लियरेंस अनिवार्य है। और जब तक प्रस्ताव पर स्वीकृति न हो जाए, तब तक बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकली हो रहा है या वर्बली हो रहा है, टेलीफोनिकली, तो वो जो कनेक्शन है वो कट नहीं होना चाहिए। तब ये मान लिया जाएगा कि वह निकाह का इजब और कबूल विधिक रूप से संपादित हो गए हैं। इसलिए इजब और कबूल का एक बैठक में और बिना किसी व्यवधान के संपूर्ण होना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक केस भी है, रशीदा खातून बनाम SK इस्लाम का, जो 2005 में ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि ये जो इजब और कबूल हैं, ये होने और दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति में होना अनिवार्य है और एक मीटिंग में होना अनिवार्य है। अगर प्रस्ताव या स्वीकृति में आश्वासन मात्र दिया गया है या भविष्य के लिए किए जाने की बात कही गई है, तो वह निकाह पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है और उन दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध अवैध और अमान्य माना जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें चौथे आवश्यक तत्व की, औपचारिकता की, तो समुदाय की तरह दोनों पक्षकारों की सहमति, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति स्वतंत्र कब मानी जाती है? तो 4 तरह की परिस्थितियों के अधीन दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता, जिनमें पहला आता है भय, दूसरा है अनुचित या असम्यक असर, तीसरा है कपट और चौथा है मिथ्या व्यपदेशन। इनके अधीन यदि कोई सहमति दी गई है तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। वैसे मुस्लिम विधि में हंसने को, मुस्कुराने को या बिना आवाज़ के रोने या आंसू बहाने को विधिमान्य सहमति माना गया है। लेकिन यदि
कोई पक्षकार चीख रहा है अर्थात आवाज़ के साथ रो रहा है, तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हनफी विधि जो है, हनफी सुन्नी विधि, उसके अंतर्गत भय या दबाव के अधीन या ज़बरदस्ती से कोई सहमति प्राप्त की जाती है तो वह सहमति भी विधि मान्य मानी जाएगी और विवाह संबंध विधिक संबंध माना जाता है। यह केवल हनफी सुन्नी विधि में ही मान्य है, क्योंकि उनका यह मत है कि यद्यपि भय या दबाव में सहमति दी गई थी, लेकिन उस समय भी व्यक्ति के पास दो चॉइस रहती हैं। एक तो विवाह करना और दूसरा उस भय को या दबाव को सहन करके इनकार कर देना। तो चूंकि उस व्यक्ति ने भय या दबाव को स्वीकार नहीं किया और विवाह संबंध को कायम करना स्वीकार किया, इसलिए वो सहमति वैधिक मान ली जाती है। अब यदि हम बात करें शहादत या साक्षी विटनेस की, तो सुन्नी विधि में विवाह के समय दो सक्षम मुस्लिम पुरुष अथवा एक पुरुष और दो महिला जो वयस्क स्वच्छित हों, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और उनके द्वारा वह इजब और कबूल सुना जाना अनिवार्य है। अर्थात वो जो शब्द हैं वे सुने जाएं गवाहों के द्वारा, यह अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि अगर गवाह अंधे हैं तो भी वे सक्षम गवाह माने जा सकते हैं, लेकिन गवाहों का बहरा होना नहीं चाहिए। हालांकि शफी सुन्नी विधि में केवल मात्र दो सक्षम पुरुष ही गवाह हो सकते हैं और शिया विधि में विवाह के समय साक्षी की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि विवाह विच्छेद अथवा तलाक के समय दो सक्षम गवाहों की आवश्यकता तय की गई है। इसी तरह यदि हम बात करें तो विवाह हो रहा है तो दोनों पक्षकार कुछ शर्तें तय कर सकते हैं जो विधि में मान्य हो, वैध हो और साथ ही साथ धर्म में भी मान्य और वैध हों। तो ऐसी शर्तें दोनों पक्षकार तय कर सकते हैं जिनमें पुरुष केवल एक ही विवाह करेगा या उस स्त्री के पहले से कोई संतान हो तो उनका भरण पोषण करेगा, या वे दोनों एक ही घर में निवास करेंगे, मेहर कितना होगा, कब दे होगा, अथवा ऐसी शर्त डाल सकते हैं कि अगर पति क्रूरता करेगा, मिसबिहेव करेगा, तो स्त्री को घर छोड़ने का अधिकार होगा। आदि आदि शर्तें जो हैं एक मेवाखोरी के रूप में कितना मंथली पॉकेट मनी स्त्री को मिलेगा, स्त्री कब कब
और कितनी बार मायके जा सकेगी, इस तरह की सामान्य शेड्यूल जो है वो पक्षकार बना सकते हैं और सामान्यतः बनाते हैं, तो जिनको हम शर्तों की औपचारिकताओं में रखते हैं। और इसमें अंतिम औपचारिकता है पंजीकरण की। यह मुस्लिम विधि का एक एडवांस फीचर कहा जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इसे विधिक रूप में तो नहीं किंतु प्रथागत रूप में अनिवार्यता प्रदान की थी कि जब भी निकाह होगा तो जो धार्मिक प्रमुख है, काजी, मौलवी या जमात का सदस्य, तो उसकी उपस्थिति में विवाह संपन्न किया जाए सामान्यतः। और वह व्यक्ति उन सभी की डिटेल उस रजिस्टर में नोट करे और एक दस्तावेज भी साथ ही साथ तैयार किया जाए जिसमें दोनों पक्षकारों के नाम, पते आदि, उनमें जो सामान्य शर्तें तय हुई हैं वो, और उसके बाद गवाहों की सिग्नेचर करके दोनों पक्षकारों को भी एक एक प्रति दी जाए, जिसे हम आज विधिक भाषा में पंजीकरण कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो यह है मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया हुआ एक फॉर्मेट है। वैसे यदि देखा जाए तो भारत में सीमा वर्सेस अश्विन के 2006 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात 11 सितंबर 2009 से संपूर्ण भारत में इसे अनिवार्य बनाया गया है। और मुस्लिम विधि की यदि हम बात करें तो रूढ़िगत अधिकार है, जिसमें काजी के प्रमाण पत्र को पंजीकरण माना जा सकता है। तो ये निकाह का पंजीकरण होना अंतिम औपचारिकता मानी जाती है, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है वह विवाह पूर्ण और वैध मान लिया जाता है। अब यदि हम केस लॉ की बात करें तो इसी रजिस्ट्रेशन पर एक निर्णय भी आया था। मोहम्मद जैनुन बनाम अमानुल्लाह खान का 2000 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि पंजीकरण प्रथागत अधिकार है, और चूंकि जमात के सदस्य को विवाह होने के पूर्व ही सूचना दे दी जाती है कि इतनी तारीख को इतने समय पर आपको उपस्थित होना है, और इस विवाद में वह जमात का सदस्य उपस्थित नहीं हुआ था, तो उस जमात के सदस्य को 5000 रुपये जुर्माना से दंडित भी किया गया था। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक केस लॉ है शेख अब्दुल्ला बनाम हुसनारा परवीन का, जो 2012 में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा मुंबई उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया था, और जिसमें यह तय किया गया था कि भारत में जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वे मुस्लिम पर्सनल लॉ से कंट्रोल होते हैं, और उसमें निकाह जो है उसे सिविल संविदा सदृश माना जाता है। और चूँकि संविदा के जो तत्व हैं इजाब और कबूल और दोनों पक्षकारों के वयस्क और सुरक्षित होने और स्वतंत्र सहमति आदि आदि, ये जो बातें हैं ये पूर्ण होनी चाहिए। और यदि कोई विवाह का पक्षकार सक्षम नहीं है अथवा उसकी सहमति कपटपूर्ण तरीके से या भय से प्राप्त की गई है, तो वह विवाह
वैध नहीं माना जाएगा। तो ये मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के द्वारा दिया गया निर्णय था। अगले वीडियो में हम फॉर्मेलिटी के बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।